हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं सोल्यूशन ऑफ सॉइल मैकेनिक्स टेस्ट 2 विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 1 में जैसा आप देख रहे हैं बात किया है इन्होंने लिक्विड लिमिट की और सेंसिटिविटी की बात की है। तो लिक्विड लिमिट होता क्या है? एक वाटर कंटेंट है सॉइल में। लिक्विड लिमिट, श्रिंकेज लिमिट और प्लास्टिक लिमिट ये है क्या? ये वाटर कंटेंट है सॉइल में। इस ऐसे वाटर कंटेंट है जिस पे सॉइल का बिहेवियर अलग अलग होता है। इसी आधार पर इनका नाम लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट एंड श्रिंकेज लिमिट रखा गया, जैसा कि आप जानते होंगे। लिक्विड लिमिट क्या होता है? एक ऐसा वाटर कंटेंट, उससे ज़्यादा यदि वाटर हुआ सॉइल में तो उसका बिहेवियर जस्ट लाइक फ्लूइड हो जाता है, मतलब उसमें शियर स्ट्रेंथ बहुत मिनिमम होती है लिक्विड लिमिट के ऊपर जाने पे। और लगभग जो सॉइल का लिक्विड लिमिट पे स्ट्रेंथ होती है लगभग 2.7 किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर होती है, बहुत कम होती है। अब क्या होता है, जो इन्होंने स्टेटमेंट 1 दिया है कि द वाटर कंटेंट एट विच सॉइल बिगिंस टू क्रम्बल व्हेन रोल्ड 3 mm इन डायामीटर नोन एज लिक्विड लिमिट। ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। ये डेफिनेशन प्लास्टिक लिमिट की है। प्लास्टिक लिमिट क्या होता है? एक ऐसा वाटर कंटेंट जो सॉइल में अवेलेबल हो, जिस पे यदि उस सॉइल को हम रोल डाउन करें 3 mm डायामीटर में और वो क्रम्बल हो जाए, जस्ट स्टार्ट टू क्रम्बल मतलब उसमें हल्के हल्के क्रैक्स आने शुरू हो जाएं, तो उस वाटर कंटेंट को हम बोलते हैं प्लास्टिक लिमिट। यानी जो स्टेटमेंट 1 है वो लिक्विड लिमिट नहीं होना चाहिए था, प्लास्टिक लिमिट होना चाहिए था। स्टेटमेंट 1 इज ए रॉन्ग। स्टेटमेंट 2 क्या है? लिक्विड लिमिट इज वाटर कंटेंट एट विच पेनिट्रोमीटर शो द पेनिट्रेशन ऑफ 20 mm ऑन सॉइल स्पेसिमेन। माय डियर स्टूडेंट, एक एक स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ एक एक स्टेटमेंट क्वेश्चन के रूप में आपको एग्जाम में दिखेंगे किसी न किसी एग्जाम में, बीपीएससी में भी देख सकते हैं, यूपीपीएससी में देख सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्स में देख सकते हैं, इवन यूपीएससी में भी आपको दिखेंगे। तो क्वेश्चन का फ्रेमिंग बहुत ही अच्छा है। अब देखिए, लिक्विड लिमिट को मेजर करने के लिए बहुत अलग अलग मेथड्स होते हैं, आपको पता है। पिक्नोमीटर भी यूज कर सकते हैं आप, और फील्ड मेथड्स भी होते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बाइड मेथड्स होता है, एल्कोहल मेथड्स होता है, रेडिएशन मेथड होते हैं। उसी तरह से एक मेथड होता है पे आप जिसमें यूज करते हैं कौन पेनिट्रेशन, इसी का नाम है पेनेट्रोमीटर मेथड से हम निकालते हैं लिक्विड लिमिट। इसमें क्या होता है, एक 80 ग्राम का भार जो होता है सॉइल स्पेसिमेन पे पेनिट्रेट किया जाता है। तो जनरली पेनिट्रेशन जो होता है 20 mm यदि हो जाता है, जो भी हमारा स्टैंडर्ड दिया हुआ है, तो हम कहते हैं जो इसमें वाटर कंटेंट है वह लिक्विड लिमिट को डिफाइन करता है। यानी स्टेटमेंट जो 2 है, लिक्विड लिमिट इज ए वाटर कंटेंट एट विच पेनिट्रोमीटर शो द पेनिट्रेशन ऑफ 20 mm। यस, बिल्कुल 100% करेक्ट बात है कि पेनिट्रोमीटर जो है 20 mm का पेनिट्रेशन देगा, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो वाटर कंटेंट होगा उसी को हम लिक्विड लिमिट बोलते हैं। पेनिट्रोमीटर भी एक मेथड होता है लिक्विड लिमिट को मेजर करने का, ठीक। अब स्टेटमेंट 3 क्या है? सेंसिटिविटी ऑफ सॉइल इज बिटवीन 4 to 8, देन सॉइल इज कॉल्ड सेंसिटिव सॉइल। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ऐसा क्यों? देखिए, आपको पता है सेंसिटिविटी क्या होती है, ये आप जानते हैं। अब सेंसिटिविटी की डिफरेंट वैल्यू को आधार पर हम सॉइल को कैटेगराइज करते हैं। कैसे? देखिए, यदि सेंसिटिविटी की वैल्यू 1 हो, 2 से 4 के बीच में हो, 4 से 8 के बीच में हो, 8 से 16 के बीच में हो, और ग्रेटर दैन 16 हो, ग्रेटर दैन 16 हो, तो क्या होता है? जब सेंसिटिविटी की वैल्यू 1 हो तो उसे हम बोलते हैं इनसेंसिटिव सॉइल, इनसेंसिटिव सॉइल। 2 से 4 के बीच में हो तो उसे हम बोलते हैं नॉर्मल सेंसिटिव सॉइल। क्या बोलते हैं? नॉर्मल सेंसिटिव सॉइल। 4 से 8 के बीच में यदि सेंसिटिविटी होती है तो उसे हम बोलते हैं सेंसिटिव सॉइल। 8 से 16 के बीच में होती है जब सेंसिटिविटी तो इसे हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेंसिटिव सॉइल, और 16 से जब ज़्यादा होती है तो उसे हम बोलते हैं कोलैप्सिबल सॉइल, ठीक है। तो ये डेटा आप याद रख लेना, क्वेश्चन आता है इस पे। जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है कि सेंसिटिविटी इज बिटवीन 4 to 8, तो इसे हम क्या बोलेंगे? सेंसिटिव सॉइल। यानी स्टेटमेंट 2 और 3 करेक्ट है, स्टेटमेंट 1 रॉन्ग है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रखा विच इज आर करेक्ट, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, एन अनसेचुरेटेड सॉइल 100 सेंटीमीटर क्यूब सैंपल ऑफ सॉइल वेट 190 ग्राम, इफ द ड्राइड वेट ऑफ सॉइल इज 160 ग्राम,
ठीक है। वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल इज, वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल क्या होता है, इजी क्वेश्चन है, मास ऑफ वाटर अपॉन मास ऑफ सॉलिड को हम क्या बोलते हैं, वाटर कंटेंट। चूँकि सॉइल का वेट जो है 190 ग्राम है, कितना है, सॉइल का वेट 190 ग्राम है, लेकिन ड्राई वेट सॉइल का जो है वो 160 ग्राम है। इसका मतलब उसमें वाटर कितना होगा, 190 ग्राम माइनस 160 ग्राम यानी 30 ग्राम मास ऑफ वाटर, और मास ऑफ सॉलिड कितना है 160 ग्राम। तो ये कितना हो जाएगा वाटर कंटेंट, तो कितना हो जाएगा 3/16, यानी 0 पॉइंट आप सॉल्व करोगे तो 188, यानी परसेंट में लिखोगे तो 18.8% या 0.18। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक बोरो पिट है, दूसरा इम्बैकमेंट है। बोरो पिट क्या है, जहाँ से हम मिट्टी की खुदाई करके उसको ट्रॉली में लोड करके, इम्बैकमेंट का है जहाँ पे जाके हम मिट्टी को रख रहे हैं, जहाँ से हम इस कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, इम्बैकमेंट बना रहे हैं, उसे पाट रहे हैं, कहने का मतलब ये हुआ। तो बोरो पिट में जो जैसे क्या होता है कि सपोज करिए, मैं भी आपको पहले समझा रहा हूँ, बोरो पिट में जैसे आपने 1 मीटर क्यूब सॉइल ट्रॉली में अपने लोड किया, लेकिन जब उसको ले जाकर आप उसको इम्बैकमेंट में ले जाएंगे तो जो 1 मीटर क्यूब सॉइल है ना वो दब जाएगी, और हो सकता है वो 0.9 मीटर क्यूब ही रह जाए, क्योंकि उसमें सेटलमेंट हो जाएगा। तो अब आप सोचिए, जब आपने इसकी खुदाई की वो 1 मीटर क्यूब थी, तो उस समय सॉइल का कुछ वाइड रेशियो होगा, कुछ डेंसिटी होगी, लेकिन जब उसे लाकर आप फिल किए या इम्बैकमेंट बनाए तो उस समय उसका वॉल्यूम घट गया, 0.9 क्यूबिक मीटर हो गया, और वाइड रेशियो भी कम हो जाएगा, क्योंकि सॉइल क्या हो जाएगी, दब जाएगी। तो इस तरह से उसकी डेंसिटी भी बदल जाएगी, यानी डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो और वो डेंसर हो जाएगा। तो इसका मतलब जब 1 मीटर क्यूब आपने खुदाई की थी, अब वो हो गया 0.9 मीटर क्यूब जब उसको इम्बैकमेंट किया। तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, चलिए अब देखते हैं। ये कह रहे हैं कि बोरो पिट में सॉइल का यूनिट वेट है 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब है। कितना है, 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल बोरो पिट में 8% है, ठीक है। अब इम्बैकमेंट की प्रॉपर्टी क्या दे रहे हैं, ड्राई यूनिट वेट जो है सॉइल का, इम्बैकमेंट जब हम सॉइल को लाके पाट रहे हैं, फिल कर रहे हैं, तो उस समय सॉइल का ड्राई यूनिट वेट क्या हो जाएगा, 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ इम्बैकमेंट इज 48 मीटर क्यूब। मतलब जो हमने मिट्टी को फिलिंग की है, इम्बैकमेंट बनाया है, वहाँ पे हमने टोटल 48 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम ऑफ सॉइल मेजर किया है। इसका मतलब ये आप साफ साफ सोच लें कि जब आप इम्बैकमेंट से ये सॉइल उठाए होंगे, क्या किए होंगे इम्बैकमेंट से, तो इसका मतलब वो 48 मीटर क्यूब से ज़्यादा रहा होगा। कितना रहा होगा, 48 मीटर क्यूब से ज़्यादा, ठीक है। तो अब वही पूछ रहे हैं कि द वॉल्यूम ऑफ बोरो पिट विच इज एक्सकेवेटेड, मतलब बोरो पिट से आपने कितना वॉल्यूम उठाया होगा जब वो इम्बैकमेंट किया गया, तो 48 मीटर क्यूब रहा। तो मैं इसको बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर देता हूँ। देखिए, सबसे पहले क्या करिए, आप ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉइल दिया है इम्बैकमेंट में, आप ड्राई यूनिट वेट क्या निकाल लीजिए सॉइल का बोरो पिट में। क्यों निकालते हैं अभी समझा रहा हूँ। तो ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉइल इन बोरो पिट कितना हो जाएगा, आपको पता है गामा डी बराबर गामा अपॉन 1 प्लस डब्लू। गामा क्या है, यूनिट वेट ऑफ सॉइल इन बोरो पिट 18 अपॉन 1 प्लस डब्लू, वाटर कंटेंट 8% यानी 0.08। तो 1 अपॉन 0.08 सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 16 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। आप सॉल्व करके इसको देख लेना, लगभग यही आएगा, ठीक है। तो अब ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉइल इन बोरो पिट आपको मिल गया 16.66, और इम्बैकमेंट में दे रखा है 20 किलो न्यूटन मीटर क्यूब। बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कैसे, चलिए आपको लगाना है सिर्फ एक फार्मूला। क्या, पहले उस फार्मूले को लगाने से पहले एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। ड्राई यूनिट वेट क्या होता है, सिंपल डेफिनीशन के अकॉर्डिंग मास ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल। जब ड्राई कंडीशन में सॉइल होती है तो उसमें सिर्फ मास ऑफ सॉलिड होगा और एयर होगा, तो यानी ड्राई यूनिट वेट क्या होगा, मास ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल। जब आप कोई सॉइल आपने बोरो पिट से लिया, इम्बैकमेंट में ले आकर डाला, क्या मास ऑफ सॉलिड कम ज़्यादा होगा, नहीं, सॉइल के पार्टिकल्स तो वही हैं, घटे और बढ़ेगा क्या, सिर्फ वॉल्यूम ऑफ सॉइल, यानी मास ऑफ सॉलिड तो कांस्टेंट हुआ। इसका मतलब क्या मैं ये कह सकता हूँ कि गामा डी
इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v। v मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉइल कह सकते हैं। यदि कह सकते हैं तो आप फार्मूला बना सकते हो क्या, गामा d1 इंटू v1 इज इक्वल टू गामा d2 इंटू v2 बन गया। अब गामा d1 कितना है, ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉइल इन बोरोपिट कितना अभी निकाले थे 16.66। v1 क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉइल इन बोरोपिट, यही तो हमें निकालना है। गामा d2 क्या है, ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉइल इन द एम्बैंकमेंट कितना है 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। v2 क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉइल इन एम्बैंकमेंट कितना है दे रखा है 48 मीटर क्यूब। यानी अब इसको यदि हम रख के सॉल्व करें तो क्या हो गया, गामा d1 कितना है 16.66, ये देख लेना 16.66 कितना आएगा, v1 इज इक्वल टू 20 इंटू 48। ठीक, तो आपको मिलेगा v1 इज इक्वल टू 57.60 मीटर क्यूब। ये क्या है v1, वॉल्यूम ऑफ सॉइल विच इज टेकन फ्रॉम बोरोपिट, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, और मैंने इसको बहुत ही अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, द राइज ऑफ ग्राउंड सरफेस ड्यू टू फ्रॉस्ट एक्शन इज कॉल्ड फ्रॉस्ट हीव। एक्चुअली माय डियर फ्रेंड लीव नहीं है, हीव है, HEAVE, ये टाइपिंग एरर है, आप समझ सकते हैं। फ्रॉस्ट हीव क्या होता है आपने सुना होगा, अभी मैंने पिछले सॉइल टेस्ट सीरीज 1 था उसमें भी बताया था। ये सॉइल पार्टिकल्स में वाइड्स होते हैं, वाइड्स में वाटर है, वाटर यदि सपोज करो फिल है, चाहे वो पार्शियली सैचुरेटेड हो या 100% सैचुरेटेड हो, जब भी टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट के आसपास पहुंचेगा या उसके नीचे जाएगा तो क्या होगा, वो वाटर क्या होगा, फ्रीज कर जाएगा। यदि वाटर फ्रीज कर गया, आइस में कन्वर्ट हो गया, तो जानते हो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। और वॉल्यूम कितना बढ़ता है, ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा गया है। लगभग जब वॉल्यूम बढ़ता है वो 9% अप्रॉक्सीमेटली बढ़ जाता है, 9 से 10%, जनरली 9% बढ़ जाता है। किसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, सॉइल का, क्योंकि सॉइल में वाइड्स में वाटर है, वाटर जब फ्रीज करेगा आइस बनेगा, तो आइस का वॉल्यूम हमेशा जो है किससे, वाटर से ज़्यादा होगा। ठीक, अब जमेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, तो फिर सॉइल क्या करेगी, स्वेल कर जाएगी, हीव कर जाएगी, उभार आ जाएगा उसमें। इसी एक्शन को बोलते हैं फ्रॉस्ट हीव एक्शन। और थाविंग प्रोसेस क्या होता है, यही जो बर्फ़ जो जमी है, जब टेम्परेचर कभी हाई हो जाए तो बर्फ़ पिघल जाए, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं थाविंग प्रोसेस। तो यहाँ पूछा है द राइज ऑफ ग्राउंड सरफेस ड्यू टू द फ्रॉस्ट एक्शन इज कॉल्ड फ्रॉस्ट हीव। 100% सही बात। स्टेटमेंट नंबर 2 क्या है, द फ्रीजिंग ऑफ वाटर इज अकम्पेंड बाई ए वॉल्यूम इंक्रीज ऑफ 9%। बिल्कुल, यदि वाटर फ्रीज करता है तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल बढ़ जाता है। वॉल्यूम ऑफ सॉइल जनरली कितना, 9% बढ़ जाता है। बिलो फ्रीजिंग पॉइंट हायर सक्शन डेवलप, बिलो फ्रीजिंग पॉइंट हायर सेक्शन डेवलप। सक्शन क्या होता है, देखिए जब फ्रीजिंग पॉइंट के नीचे क्या होता है कि आपको पता है कि बर्फ़ बन जाती है, जो भी वाटर उसमें। अब क्या होता है, बर्फ़ बनने की वजह से क्या होता है, सॉइल में फ्रॉस्ट हीव होता है, मतलब उभार आता है। अब क्या होता है, जो सॉइल के नीचे अंदर जो होता है प्रेशर बहुत लो हो जाता है, निगेटिव प्रेशर डेवलप हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि सॉइल में जब उभार होता है तो पूरे सॉइल जो पार्टिकल्स उसमें टेंडेंसी होती है ऊपर की तरफ खींचे होते हैं, और नीचे का प्रेशर क्या होता है, नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो जाता है। तो इस तरह से सॉइल क्या होते हैं, सक्शन के कंडीशन में होते हैं, खिंचाव की कंडीशन में होते हैं। जैसे पानी को आप सक करते हो ना ऊपर की तरफ, तो क्या कर रहे हो, उसे खींच रहे होते हैं, तो वाटर पार्टिकल्स में क्या होता है, तनाव उत्पन्न होता है। उसी तरह से सॉइल भी सक्शन की कंडीशन में आ जाते हैं। तो बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट हायर सक्शन डेवलप, बिल्कुल सक्शन डेवलप होता है। सक्शन को मेजर करने के लिए अलग अलग फार्मूले होते हैं। आप इसे प्रेशर की यूनिट में भी मेजर कर सकते हो। सॉइल मैकेनिक्स में एक यूनिट और भी यूज करते हैं सक्शन को मेजर करने के लिए, पीएफ क्या होता है, लॉग, शायद आप पढ़े होंगे, बेस 10। यहाँ रखते हैं हाइट ऑफ वाटर, हाइट ऑफ वाटर रखते हैं, और प्रेशर की यूनिट में भी सक्शन को मेजर कर लेते हैं। ठीक है, तो यानी ये बात सही है। स्टेटमेंट 2, बिलो फ्रीजिंग पॉइंट हायर सेक्शन डेवलप, बिल्कुल सही बात है। द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रॉस्ट हीव डिक्रीजेज एज द डिक्रीज ऑफ डिग्री ऑफ सेचुरेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, देखिए फ्रॉस्ट हीव हमने बताया क्या, फ्रीजिंग ऑफ वाटर है। जब डिग्री ऑफ सेचुरेशन, सेचुरेशन होता क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाइड, यही तो होता है, बिल्कुल। अब यदि डिग्री ऑफ सेचुरेशन घट रहा है, इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर घट रहा है। यदि वॉल्यूम ऑफ वाटर घट रहा है, मान लो उसी टेम्परेचर पे फ्रीजिंग पॉइंट पे जब कम वाटर है तो उसका कम अमाउंट में फ्रीज होगा,
कम अमाउंट में आइस बनेगा, बर्फ़ बनेगा, तो उतना कम अमाउंट में क्या होगा, सॉइल में हमारा फ्रॉस्ट हीव होगा, कम अमाउंट में उभार होगा। तो वही कह रहे हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रॉस्ट हीव, हैव नहीं है हीव है, ये आप सही कर लेना, थोड़ा सा एरर है टाइपिंग, हीव है, हीव डिक्रीजेज एज द डिग्री ऑफ सैचुरेशन ऑफ सॉइल डिक्रीजेज, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे जो चारों स्टेटमेंट हैं वो बिल्कुल सही हैं, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, स्टेटमेंट 1 दे रखा है, इफ़ द वाटर कंटेंट ऑफ फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल मास इज 100% द वाइड रेशियो ऑफ द सॉइल। बहुत ईजी चीज़ है, आप इसे बता सकते हैं कैसे। देखिए आपको पता है फार्मूला WG इज इक्वल टू ES, एस कैटेगरी ऑफ सेचुरेशन 100%, यहाँ 1 रख दीजिए, यहाँ पे E रख दीजिए, इज इक्वल टू वाटर कंटेंट कितना है, वाटर कंटेंट ऑफ दे रखा है, इफ़ द वाटर कंटेंट ऑफ फुल्ली अच्छा वाटर कंटेंट भी 100% है तो 1 और G, यानी वाइड रेशियो जो होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी के बराबर हो जाएगा। यानी स्टेटमेंट 1 इज द करेक्ट कि if the water content of fully saturated soil mass is 100%, the wide ratio of the sample is equal to specific gravity of soil. Statement 1 is correct. Statement 2 क्या है, in hydrometer analysis for a soil mass meniscus correction is additive and dispersing agent correction is subtractive। देखिए क्या है, जब हम क्या करते हैं हाइड्रोमीटर एनालिसिस करते हैं, क्यों करते हैं, हम सॉइल की डेंसिटी मेजर करने के लिए करते हैं। कभी कभी आप हाइड्रोमीटर यूज करते हो जिसमें क्या होता है, दूध की डेंसिटी मेजर करने के लिए भी यूज करते हो ना, तो उससे नाम होता है लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर का भी कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा ही होता है। तो हाइड्रोमीटर का जो यूज करते हैं टू मेजर द डेंसिटी ऑफ द सॉइल। अब कैसे मेजर करते हैं, कैसे तैयार करते हैं, चलिए थोड़ा सा आपको इलेबोरेट कर देता हूँ। इसमें हम क्या करते हैं, एक स्पेसिमेन सॉइल सस्पेंशन में बनाते हैं, एक कंटेनर लेते हैं जो कि हमारा स्टैंडर्ड जो भी होता है उसके अकॉर्डिंग, उसमें सॉइल और वाटर मिक्स होता है, जिससे सॉइल क्या होगा, सस्पेंशन में होगा। अब हाइड्रोमीटर उसमें क्या करते हैं, डाल देते हैं। हाइड्रोमीटर पे जो रीडिंग आती है उसी के आधार पे हम इसको डेंसिटी डिफाइन करते हैं। लेकिन एक चीज़ सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपको ये जानना होगा कि हाइड्रोमीटर में जो रीडिंग का स्केलिंग होती है वो कुछ उल्टा होता है। मतलब सपोज करिए आपका हाइड्रोमीटर कुछ ऐसा है, तो यहाँ पे जो स्केलिंग होती है ना छोटे छोटे, ये जो स्केल होता है ए वाला, ये मान लेते हैं इसकी रीडिंग जो है 20 है, तो ऊपर वाली की रीडिंग इससे कम होती है 18, यानी उल्टा होता है, ये चीज़ जान लीजिए। अब जैसे हाइड्रोमीटर उसमें डालेंगे, यदि हाइड्रोमीटर की सपोज करो रीडिंग यहाँ है, तो इसका मतलब इसका मतलब सॉइल में डेंसिटी ज़्यादा है। यदि हाइड्रोमीटर की रीडिंग यहाँ है तो इसका मतलब इसकी डेंसिटी सॉइल की कम है, क्योंकि हाइड्रोमीटर ज़्यादा डूब रहा है तो इसका मतलब सॉइल पार्टिकल्स पानी में कम है। यदि ज़्यादा होंगे तो हाइड्रोमीटर को ज़्यादा नीचे जाने नहीं देंगे, तो इसलिए रीडिंग इसकी हाई आएगी। ठीक है, ये चीज़ याद रखना चाहिए। अब बात करते हैं कि इन हाइड्रोमीटर एनालिसिस में जो डिस्पर्जिंग एजेंट होता है उसके लिए करेक्शन सब्सट्रैक्टिव क्यों होता है। करेक्शन क्यों करते हैं, जब हम कोई टेस्ट करते हैं उसमें कुछ एरर्स इन्वॉल्व होते हैं तो हम करेक्शन करते हैं। अब जब हम सॉइल सस्पेंशन का जो सैंपल बनाते हैं, क्या होता है, कभी कभी सॉइल में कुछ इम्प्योरिटीज़ मिक्स होती हैं। तो कुछ इम्प्योरिटीज़ में ऐसे इम्प्योरिटीज़ हैं जिसमें सीमेंटियस प्रॉपर्टीज़ हो, जैसे कैल्शियस कंपाउंड्स हों, सिलिशियस कंपाउंड हो। इन सब कंपाउंड के इम्पैक्ट को रोकने के लिए हम कुछ एजेंट्स मिक्स करते हैं, कुछ केमिकल मिक्स करते हैं, तो जिससे इनका टेस्ट पे हम अच्छा से एनालिसिस कर सकें। लेकिन जब आप एजेंट कोई मिक्स किए, केमिकल कुछ मिक्स किए, तो क्या वो जाकर आपके सॉइल के डेंसिटी को बढ़ाएगी कि नहीं बढ़ाएगी, बिल्कुल बढ़ाएगी। तो हमारे जो रियल आंसर होना चाहिए उससे फिर ज़्यादा आएगा। तो उसी के लिए हम क्या करते हैं, जो डिस्पर्जिंग एजेंट हम मिलाए हुए हैं हम क्या करते हैं, उसको घटाते हैं, उसको घटाते हैं। इसीलिए लिखा गया है डिस्पर्जिंग एजेंट करेक्शन विल बी निगेटिव, यानी ये बात सही है। अब मेनिस्कस करेक्शन क्या होता है, देखिए जब हम रीडिंग लेते हैं हाइड्रोमीटर में, हाइड्रोमीटर के थ्रू सॉइल सस्पेंशन में, चूँकि सॉइल है वाटर के साथ मिक्स है यानी सस्पेंशन में है, तो क्या होता है, चूँकि वो टर्बिड दिखता है, तो जब आप नेक्ड आई से देखते हो तो प्रॉपर रीडिंग नहीं ले पाते हो। जो रीडिंग लेना चाहिए उससे थोड़ा आप ऊपर ले लेते हो, ऊपर ले लेते हो हाइड्रोमीटर में, तो इसका मतलब आपने रीडिंग कम ले लिया। आपको बताया हूँ कि हाइड्रोमीटर में रीडिंग का स्केलिंग क्या है। तो अब क्या होता है, सही रीडिंग थोड़ा नीचे ही होगी। इसी के लिए हम क्या करते हैं, बोलते हैं मेनिस्कस करेक्शन।
और मेनिस्कस करेक्शन के लिए क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, क्योंकि हमने रीडिंग ऊपर लिया तो यानी ऑलरेडी कम ले लिया। ऊपर लेना हाइड्रोमीटर में मतलब कम लेना, अब उसको सही करने के लिए हमें कुछ ऐड करना पड़ेगा, इसलिए मेनिस्कस करेक्शन क्या होता है, एडिटिव नेचर होता है। इसका मतलब स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। स्टेटमेंट 3 क्या है, स्टेटमेंट 3 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर इज मेजर ऑफ पार्टिकल साइज रेंज। अब आपको पता है कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, कोफिशिएंट भी पढ़े होंगे, कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर पढ़े। कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी यानी CU जिसे बोलते हैं आप, CU होता क्या है, एक्चुअली CU जो होता है इट इज़ द मेजर ऑफ पार्टिकल साइज रेंज। पार्टिकल मतलब पार्टिकल साइज रेंज को मेजर करने के लिए CU का यूज करते हैं। और कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर का जो पर्पज होता है वो पार्टिकल के शेप को जानने के लिए, आकार को जानने के लिए होता है। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट 3 है, कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर इज मेजर ऑफ पार्टिकल साइज रेंज, एक गलत है। ये कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी यानी यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट का ये डेफिनेशन दे रखा है, तो यानी स्टेटमेंट 3 जो है वो रॉन्ग है। CU क्या होता है, D60/D10 आपको पता होगा। उसी तरह से कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर D को भी आप जानते होंगे। वेन, अब स्टेटमेंट नंबर 4 क्या, वेन प्लास्टिक लिमिट ऑफ सॉइल ग्रेटर देन लिक्विड लिमिट देन प्लास्टिसिटी इंडेक्स रिपोर्टेड एज नेगेटिव। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वेन प्लास्टिक लिमिट ऑफ सॉइल इज ग्रेटर देन लिक्विड लिमिट, आपको पता है कि प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या होता है, IP इज इक्वल टू लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। अब ये बोल रहे हैं कि प्लास्टिक लिमिट लिक्विड लिमिट से ज़्यादा हो तो इसका मतलब ये निगेटिव आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। लेकिन हम निगेटिव नहीं लेते, उसे हम जीरो ट्रीट करते हैं। तो इन्होंने लिखा कि व्हेन द प्लास्टिक लिमिट ऑफ सॉइल इज ग्रेटर देन लिक्विड लिमिट देन प्लास्टिसिटी इंडेक्स रिपोर्टेड एज नेगेटिव, दैट इज रॉन्ग, द रिपोर्टेड एज जीरो। निगेटिव आने के बाद हम उसे जीरो ट्रीट करते हैं। तो स्टेटमेंट 3 आपका रॉन्ग हो गया और स्टेटमेंट 4 रॉन्ग हो गया। स्टेटमेंट 5 क्या है, द एडमिक्सचर ऑफ कोर्सर पार्टिकल लाइक सैंड और सिल्ट टू क्ले कॉजेज डिक्रीज इन बोथ लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट। जाहिर सी बात है, आप किसी पॉन्ड से क्ले लेकर आइए, जिसे हम कह सकते हैं कीचड़ भी लेकर आइए, उसमें आप थोड़ा सैंड और सिल्ट मिलाएंगे तो क्या करेगा, वो ड्राई करेगा कि नहीं करेगा, करेगा, और उतना उसमें प्लास्टिसिटी भी नहीं रह जाएगी और लिक्विड लिमिट भी घट जाएगी। मतलब कोई भी क्ले लाकर उसमें थोड़ा सा सिल्ट या सैंड आप मिक्स करोगे तो वाटर कंटेंट भी घटेगा और साथ साथ में उसकी प्लास्टिसिटी भी घटेगी। तो वही बात कर रहे हैं, द एडमिक्सचर ऑफ कोर्सर पार्टिकल लाइक सैंड और सिल्ट आप क्ले में मिक्स करोगे तो ये डिक्रीज कर देगा उसके लिक्विड लिमिट को। लिक्विड लिमिट होता क्या, वाटर कंटेंट ही होता है, एक पर्टिकुलर वाटर कंटेंट होता है जिसमें सॉइल का बिहेवियर एक लिक्विड के भांति होने लगती है, यानी उसमें नेग्लिजिबल शियर स्ट्रेंथ होने लगता है और उसकी प्लास्टिसिटी भी डिक्रीज कर जाती है। यानी स्टेटमेंट 5 भी करेक्ट है। यदि रॉन्ग स्टेटमेंट की बात करें तो 3 और 4 है। यहाँ पे पूछे हैं विच इज आर करेक्ट, तो आपको करेक्ट बताना है, देखते हैं, ठीक है। तो विच आर करेक्ट, तो यहाँ पे आपको 3 और 4 छोड़कर बाकी सब करेक्ट हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा 1, 2 and 5, 1, 2 and 5, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 1, 2 and 5, 3 and 4 आर रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। स्टेटमेंट 1 क्या है, इन ऑर्गेनिक सॉइल विथ लो कंप्रेसिबिलिटी आर रिप्रेजेंटेड बाई ML। देखिए, यदि आप प्लास्टिसिटी चार्ट पढ़े होंगे तो उसमें आपको पता है कि जो हमारा ये चार्ट होता है, ठीक है, यहाँ पे वाटर कंटेंट है और यहाँ पे दे रखा है। तो आपको पता है कि इसे बोलते हैं ए लाइन। क्या बोलते हैं, ए लाइन। ए लाइन के ऊपर जो होता है क्ले होता है और नीचे क्या होता है, सिल्ट या ऑर्गेनिक मैटर होता है। यदि वाटर कंटेंट, याद रखिए, यदि वाटर कंटेंट 20 से 35 है, 20% to 35% है तो उसे हम लो कंप्रेसिबल बोलेंगे। 35 to 50% है तो मीडियम कंप्रेसिबल बोलेंगे, और 50% से ज़्यादा है तो उसे हाई कंप्रेसिबल बोलेंगे। रिवाइज कर लीजिएगा। अब यहाँ इन्होंने बोला है इन ऑर्गेनिक सॉइल विथ लो कंप्रेसिबिलिटी आर रिप्रेजेंटेड बाई ML। अच्छा, इन ऑर्गेनिक सॉइल है तो इन ऑर्गेनिक सॉइल को हम रिप्रेजेंट करते हैं O से, किससे करते हैं, O से, और M से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नहीं ऑप्शन में दिया है तो। और लो कंप्रेसिबिलिटी है तो L लगा देंगे, L लगा देंगे, यानी ML वाली बात बिल्कुल सही है, ठीक।
एट लिक्विड लिमिट ऑल सॉयल पॉसेस स्मॉल अमाउंट ऑफ शियर स्ट्रेंथ, बार बार चिल्ला के बोल रहा हूँ कि लिक्विड लिमिट पे सॉयल की शियर स्ट्रेंथ बहुत नेग्लिजिबल होती है, जनरली 2.7 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। ठीक। एट सॉयल हैज लिक्विड लिमिट 60%, प्लास्टिक लिमिट 30% एंड श्रिंकेज लिमिट 20% एंड नॉर्मल वाटर कंटेंट इज 50%, देन लिक्विडिटी इंडेक्स निकालना है। अब आपको लिक्विडिटी इंडेक्स निकालना है। देखिए आपको पता होगा एक कंसिस्टेंसी इंडेक्स होता है। कंसिस्टेंसी इंडेक्स क्या होता है? WL माइनस W अपन IP। WL क्या होता है? लिक्विड लिमिट। W क्या होता है? नॉर्मल वाटर कंटेंट। IP क्या होता है? प्लास्टिसिटी इंडेक्स होता है। अब लिक्विडिटी इंडेक्स का फार्मूला क्या होता है? W यानी नॉर्मल वाटर कंटेंट माइनस WP यानी प्लास्टिक लिमिट अपॉन IP प्लास्टिसिटी इंडेक्स। चूँकि नॉर्मल वाटर कंटेंट कितना दिया है? 60% और प्लास्टिक लिमिट 35% दिया है, तो 60, अच्छा या तो आप परसेंट के फॉर्म में रख के कर लीजिए, कैलकुलेशन तो समझते होंगे। तो 60 माइनस 35 कितना हो जाएगा? 35 5 40 यानी 25 यानी IL बराबर 25। और प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या होता है? लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। वाटर कंटेंट इज 50% एज सॉइल, और सॉरी मैं इसको फिर से सॉल्व करता हूँ। लिक्विडिटी इंडेक्स इज इक्वल टू, आपको फार्मूला पता है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स पहले क्या होगा ये बताइए। प्लास्टिसिटी इंडेक्स बराबर लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। सॉइल का लिक्विड लिमिट 60% है, प्लास्टिक लिमिट 35% है, इसका मतलब प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या हो जाएगा? 60% माइनस 35% यानी 25%। 25% प्लास्टिसिटी इंडेक्स हो गया, राइट। अब W माइनस WP, W क्या है? नॉर्मल वाटर कंटेंट यानी 50% माइनस प्लास्टिक लिमिट कितना है? 35 यानी 15/25, तो 15/25 यानी 15 3/5 यानी 0.6। इसका मतलब स्टेटमेंट 3 भी करेक्ट है और स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 एंड 3 करेक्ट, ऑल आर करेक्ट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? लैक्यूस्ट्रीन, ये लैक्यूस्ट्रीन है, एक्चुअली एरर है, टाइपिंग एरर है। लैक्यूस्ट्रीन सॉइल डिपॉजिटेड इन लेक बेड, बिल्कुल जिस तरह से हमने आपको बताया था कि सॉइल का अलग अलग तरह से डिपॉजिशन होता है, अलग अलग तरह से ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसी तरह जो हमारा लैक्यूस्ट्रीन सॉइल होती है वो कहाँ बनता है? लेक बेड में बनते हैं, लेक के बेड्स में बनते हैं। स्टेटमेंट 1 इज द करेक्ट आंसर। स्टेटमेंट 2 क्या है? द सॉइल हैज लिक्विड लिमिट 45% एंड लाइज अबव द ए लाइन। ए लाइन के ऊपर है, इसका मतलब क्ले है, अभी हमने बताया था। चूँकि लिक्विड लिमिट 45% है, अभी हमने रेंज आपको बताया था 20% से 35%, लो कंप्रेसिबल 35 से 50%, मीडियम कंप्रेसिबल ग्रेटर देन 50% मतलब हाई कंप्रेसिबल। चूँकि लिक्विड लिमिट 45% है, इसका मतलब क्या होगा? मीडियम कंप्रेसिबल। चूँकि ए लाइन से ऊपर है तो इसका मतलब क्ले हो गया और इसका रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा? CM। क्या हो जाएगा रिप्रेजेंटेशन? CM। अरे CI, I मतलब इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल, C मतलब क्ले। तो इन्होंने यही बोला, द सॉइल हैज लिक्विड लिमिट 45% लाइज अबव द ए लाइन व्हेन प्लॉटेड ऑन ए प्लास्टिसिटी चार्ट, द सिंबल ऑफ सॉइल इज CI। 100% सही बात है। स्टेटमेंट नंबर 3 क्या है? HRB क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल इज बेस्ड ऑन बोथ पार्टिकल साइज, कंपोजिशन एंड प्लास्टिसिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। बिल्कुल, HRB क्या है? हाईवे रिसर्च बोर्ड क्लासिफिकेशन। सॉइल को क्लासिफिकेशन करने के लिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं, ठीक है। सॉइल को क्लासिफिकेशन